गौरव गरियाबंद के अंतर्गत विशेष जो प्रयास किया जा रहा है बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, जिसके अंतर्गत आज जो है ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ऑनलाइन क्लास है सबसे पहले जो है केमिस्ट्री का होगा, उसके बाद फिर जो है बायो का होगा। केमिस्ट्री क्लास में हम आज जो है क्लास 12 का चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स से आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाने का प्रयास करूंगा। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, 6 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है। 1 + 5 मीन्स 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो सभी सेट में रहेगा। इसके अलावा आप लोग भी जानते हो कि केमिस्ट्री में जो है जो लॉन्ग जो क्वेश्चंस बहुत कम है। मोस्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री के सब जो है 60 क्वेश्चन ही रहते हैं। यदि 5 मार्क्स भी है तो उसको वो भी 2 + 2 + 1 या 2 + 3 ऐसे डिवाइड रहता है। तो और ख़ासकर ये जो चैप्टर है ये तो वैसे भी पूरा केमिकल रिएक्शंस ही है, इसमें तो केमिकल रिएक्शंस ही आना है। केमिकल रिएक्शंस जो पूछा जाता है या तो स्पेसिफिक नेम से आता है या तो फिर जो है रिएक्टेंट का नाम दे करके पूछा जाता है, व्हाट हैपेंड ऐसे करके, है ना। और कंडीशन को दिया जाता है कि ये अभिकारक और ये इसकी ये उत्प्रेरक उपस्थिति में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा कुछ। तो इस तरह से आप लोगों को इसका तैयारी करना है। और बहुत सारे स्कूलों में तो इस चैप्टर को इसे पढ़ा भी दिया होगा, तो वो लोग के लिए यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। और जहाँ नहीं पढ़ाए हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, यहाँ से आप लोगों को सीखने को मिलेगा। फिर जब क्लास में पढ़ाएंगे फिर आपका रिवाइज हो जाएगा वो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और इस चैप्टर में है कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों में जो है होता है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल मतलब जिसमें होता है C+O या C+O, है ना। ये जो ग्रुप होता है इसी को हम कार्बोनिल बोलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके जो है डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस जो है आज हम ओनली जो है सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो दोनों को जो है संयुक्त रूप से जो है कार्बोनिल कंपाउंड ही बोला जाता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड बोलने का कारण आपको पता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो है मेन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CO होता है, CO, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो है डबल बॉन्ड होता है, तो इसी के नाम से इसको जो है कार्बोनिल बोला जाता है। तो इन दोनों में जो है मुख्य रूप से अब दोनों को एक साथ चूँकि पढ़ना है तो बहुत दोनों में बहुत जो है सिमिलरिटीज़ भी होता है। जैसे कि एल्डिहाइड का जो है सामान्य जो जनरल फार्मूला है आपका जो है C+O, तो यहाँ पर जो है इधर R और यहाँ पर हो गया H। कार्बन यहाँ पर ना, कार्बन के दोनों साइड जो है 2 वैलेंसी मैं वहाँ पर बनाया हूँ, 2 वैलेंसी। तो एक साइड जो है हाइड्रोजन रहेगा और एक साइड जो है एल्किल ग्रुप रहेगा, एल्किल, है ना। मतलब सॉरी एल्किल या एरिल जो ना हो सकता है, मतलब बोली कि रेडिकल रहता है उसको रेडिकल। तो आर को जो है जो आर लिखा है आर इसको बोलते हैं रेडिकल बोलते हैं। आर का फुल फॉर्म क्या है? रेडिकल। वो जो एलिफेटिक भी होता है और एरिल भी होता है। और ये जो रेडिकल बनता कैसे है, जो सामान्य जो एल्केन है, जैसे एलिफेटिक में हम बात करेंगे एल्केन, तो एल्केन में आप जो है जैसे कि आप कहोगे CH4, तो 1 हाइड्रोजन आप कम कर दीजिए। 1 हाइड्रोजन कम कर देने से क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रेडिकल। उसी तरह से सपोज जो है C6H6, है ना, बेंजीन, उसमें एक हाइड्रोजन यदि कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये C6H5 हो जाएगा, है ना। तो ये जो है वो एरिल। तो इस तरह से इसमें आप जो है और ले सकते हैं आप जो है C2H6 एथेन है ना। तो एथेन से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम कर देने से क्या बन जाएगा, ये C2H5, है ना। तो ये एथेन है, तो उसका रेडिकल का नाम क्या है, एथिल। पिछले क्लास में इसके बारे में वैसे कुछ हिंट जो है दे दिया गया था। वैसे ये मेथेन है तो मेथिल। तो जो सामान्य जो एल्केन है उसका जो रेडिकल में हम क्या करते हैं, एल्केन का जो ANE होता है, एल्केन के लास्ट में जो सफिक्स जो जुड़ता है ANE, उसको हटा करके YL लगा देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ये एरिल में, है ना। तो इसका जो है इसको जो है बोलते हैं, जैसे बेंजीन है, बेंजीन, तो उसको बेंजिल नहीं बोलना है, इसका नाम फेनिल है। इसका नाम क्या है, इसका फेनिल, इसको फेनिल बोलते हैं, फेनिल, है ना। बेंजिल, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना। बेंजिल जो है वो टॉल्यूइन, जो C6H5 और CH3 टॉल्यूइन है, उसका जो रेडिकल है उसका नाम है बेंजिल।
तो उसमें अभी मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं हम कोर्स के हिसाब से मैं जो है हम बात करेंगे अभी। तो इसमें जो है हम चलते हैं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर जो है एल्डिहाइड और कीटोन में आ जाएगा वापस से। तो एल्डिहाइड में आपका हो गया आपका जो C≡O, अब ये हो गया आपका R, और ये हो गया आपका H, एल्डिहाइड हो गया। और कीटोन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीटोन में दोनों साइड जो है रेडिकल रहेगा। एल्डिहाइड में एक साइड रेडिकल रहेगा और एक साइड हाइड्रोजन रहेगा, और कीटोन में दोनों साइड रेडिकल रहेगा। अब वो रेडिकल जो है एलिफेटिक भी हो सकता है और एरिल भी हो सकता है ना। सपोज यहाँ पर मैं R को रिप्लेस कर दूँ CH3 से, तो CH3 C≡O और ये H है ना। ये क्या है, ये एसिटाल्डिहाइड है, जो आप बार बार आपको बुक में मिलता है CH3CHO, ये वही है एसिटाल्डिहाइड। केमिस्ट्री में जो है बुक में जो लिखा जाता है बुक में, तो जैसे कि यहाँ पर भी जैसे लिखा हूँ ये यहाँ पर, तो ऐसा देख करके आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक एटम से दूसरे एटम के बीच का बॉन्डिंग, किस तरह का बॉन्डिंग है, उनके बीच किस तरह से जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब किस तरह से जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर ही आपको चलना है। वो कोई ऊपर लिखा है नीचे लिखा है ऐसे लिखावट पे नहीं जाना है। आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो है कौन कौन से एटम के बीच जो है कितना बॉन्ड बन रहा है और कौन कौन सा दूसरा और एटम जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे ये हो गया CH3CHO, यहाँ इसका जो है बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। तो ये हो गया आपका ये जो है एसिटाल्डिहाइड है। उसी तरह से यहाँ पर ये हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें यहाँ से, उसको भी R से, तो कीटोन में दोनों साइड बता था, दोनों साइड जो है रेडिकल होते हैं, है ना। तो आपका ये CH3C≡O, ये क्या होगा, ये कीटोन है। नाम क्या होगा इसका, डाईमेथिल कीटोन, है ना। इसका नाम है डाईमेथिल कीटोन या एसीटोन, जो सामान्य जो नेम है इसका, क्या नाम है इसका, एसीटोन, सामान्य नाम एसीटोन। कुछ जो खैर इसके पहले बात जो है हम नॉमेनक्लेचर भी आपको बताऊंगे एल्डिहाइड और कीटोन में। बाकी इसमें आप लोगों को जो है बहुत सारे जो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है कि एक स्पेसिफिक नेम होता है, वो नेम से ज़्यादा जो है उस केमिकल को पहचाना जाता है ना। जैसे ये जो है इसका जो सामान्य नेम जो है डाईमेथिल कीटोन है, लेकिन डाईमेथिल कीटोन के नाम से इसको नहीं जाना जाता, इसको हमेशा जो है एसीटोन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो स्पेशल जो नेम है उसको आपको हमेशा एनी टाइम जो अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, लेकिन जिसको इतने ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना है तो आप जो IUPAC ना सबसे बेस्ट होता है IUPAC, है ना। तो नॉमेनक्लेचर में जब आएगा वहाँ पर आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर जो है हम जो है एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है एल्डिहाइड और कीटोन में चलिए हम सबसे पहले एल्डिहाइड की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो ग्रुप है ये एलिफेटिक है, ये जो रेडिकल एलिफेटिक है, एल्केन से लिया गया है, उसको एल्केन से CH4 का है। और वही जो है यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूंगा एरिल से, रेडिकल से एरिल, तो C6H5 से, तो क्या हो गया वो C6H5CHO, तो फिर वो एरोमेटिक में आ गया, वो जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड में आ गया, है ना। उसी तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई किसी एक को सपोज इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको कर दिया मैं C6H5 से, तो C6H5 मतलब क्या, बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग रेडिकल, मतलब यहाँ पर डैश आपको देना पड़ेगा तभी होगा ना, तब उसका फार्मूला C6H5। जब आप डैश नहीं दिया तो फिर वो C6H6 ही कहलाएगा। तो ये हो गया C6H5, तो यहाँ पर क्या होगा, ये CO और ये हो गया आपका CH3, है ना। तो इस तरह इसका नाम स्पेशल जो नेम है वो एसीटोफिनोन है। इसका जो नाम है एसीटोफिनोन, इसका नाम एसीटोफिनोन है। और उसी को यदि इसको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा C6H5 से, है ना, उस केस में यहाँ पर भी एक और बेंजीन रिंग बन जाएगा, यहाँ पर भी एक और बेंजीन रिंग बना दीजिए, उसका नाम हो गया फिर बेंजोफिनोन। उसका नाम क्या हो जाएगा, उस केस में दोनों बेंजीन रिंग रहेगा, CO से जुड़ा रहेगा, तो उसका नाम हो जाएगा आपका बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। और कुछ लेते हैं इसमें, है ना। तो अब जो है आपके पास जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देख ले, एरोमेटिक कीटोन भी देख ले, लेकिन अब कीटोन में जो है C≡O के साथ यदि दोनों साइड यदि सेम है, जो रेडिकल है सेम है, सपोज इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो ये सिंपल कीटोन कहलाएगा या सिमेट्रिकल कीटोन कहलाएगा।
और दोनों तरफ के रेडिकल यदि डिफरेंट है, सपोज इधर CH3 है, इधर जो है C2H5 हो गया या C6H5 हो गया, उस कंडीशन में ये जो है मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन कहलाता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है एसीटोन और कीटोन का जो है जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पर हुआ, साथ ही साथ उनका क्लासिफिकेशन कि ठीक है एल्डिहाइड जो है एलिफेटिक होते हैं जब R एलिफेटिक ग्रुप का रहेगा, और एरोमेटिक होगा यदि वो एरोमेटिक मतलब बेंजीन लगा हुआ है तो। अच्छा, उसके अलावा कीटोन में भी होगा, कीटोन में यदि दोनों साइड जो है यदि एल्कील है तो एलिफेटिक कीटोन कहलाएगा, और यदि एक साइड एल्कील और एक साइड एरोमेटिक है तो एल्कील एरिल कीटोन कहलाएगा, और दोनों साइड यदि एरिल है तो डाई एरिल या ओनली सिर्फ एरिल कीटोन कहला जाएगा, बोला जाएगा। तो इस तरह से जो है इसमें एल्डिहाइड और कीटोन हो गया। अब हम इसके आगे हम जो बढ़ते हैं इसमें इसका जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें अब हम चलते हैं इसका जो है नॉमेनक्लेचर में। चलिए अब नॉमेनक्लेचर में चलते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा आपका CH3CHO, है ना। इसका जो है सामान्य नाम तो बता दिया कि इसका नाम एसिटल्डिहाइड है। अच्छा, एसिटल्डिहाइड क्यों है? जो एल्डिहाइड है उसका जो कॉमन जो नेम है, कॉमन या ट्रिवियल नेम या सामान्य नेम या प्रचलित नेम, ये जो है एसिड से लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, है ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे लेंगे? जैसे कि सपोज इसमें जो है 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला एसिड कौन सा है? 2 कार्बन वाला एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड CH3COOH। इसमें 2 कार्बन है, उसमें 2 कार्बन है ना। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम एसिटिक एसिड है, इसका नाम एसिटिक एसिड। तो जो सामान्य जो नाम है, सामान्य नाम, उसमें आपको क्या करना रहता है? उसमें आपको इक एसिड को आपको छोड़ दीजिए तो क्या बचा आपके पास? ACET। इक एसिड को हमने छोड़ दिया। अब कुछ नहीं, सिंपल एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड जोड़ दिया यहाँ पर, एल्डिहाइड। तो इसका नाम हो गया एसिटल्डिहाइड। एक साथ बोलने से मतलब एसिड एल्डिहाइड है तो एक साथ बोलना है आपको, तो एसिटल्डिहाइड हो गया, है ना। तो इस तरह से जो है इसका जो सामान्य नाम है। उसी तरह से जो है आपका, अच्छा ये जो है इसके बारे में बताना भूल गया था आपको, HCHO। ये जो है एल्डिहाइड है, लेकिन उसमें जो कार्बोनिल जो कार्बन है, जो कार्बोनिल कार्बन, उसके दोनों साइड हाइड्रोजन ही है। अभी तक आपको जो बताया गया था जो कार्बोनिल जो ग्रुप में एल्डिहाइड और कीटोन में कि एक साइड जो है रेडिकल रहेगा और एक साइड हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड है। लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं जिसमें दोनों साइड ओनली हाइड्रोजन रहेगा, इसमें कोई रेडिकल नहीं रहेगा। और ये जो है इसका जो नाम है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक जो एसिड है, फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड के आप इक एसिड को आप छोड़ दीजिए तो क्या बचा आपके पास? उसके बाद एल्डिहाइड लगा दिया आप, एल्डिहाइड। तो ये होगा इस तरह से जो है सामान्य नेम। अब हम बात करते हैं इसका जो आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम तो बहुत ही सरल होता है। आईयूपीएसी नेम में आपको जो है, आपको मालूम है जो फंक्शनल जो ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप के लिए आईयूपीएसी नेम में जो है कुछ स्पेशल जो है सफिक्स लगता है ना। जैसे इसके पहले आपने पढ़ा था, इसके पहले वाले चैप्टर में है ना, एल्कोहल, फिनॉल और इथर वाले में, तो एल्कोहल वाले में क्या लगता है? वहाँ पर OL लगता है, OL, जिसको सामान्य उच्चारण में हम या प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं ऑल, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है एल्डिहाइड और जो कीटोन है उसमें भी हर फंक्शनल ग्रुप में होते हैं कुछ ना कुछ जो सफिक्स है ना। तो एल्डिहाइड में लगता है AL ओनली, AL। तो सामान्य जो एल्केन है, तो सामान्य जो एल्केन है, एल्केन का क्या स्पेलिंग हो जाएगा? ये एल्केन। इस एल्केन में आपको लास्ट ई को ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है, और उसके बदले आपको लगा देना है AL। तो क्या हो गया? एल्केनल, मतलब जनरल नेम एल्केनल। अब देखेंगे आपकी जो एल्डिहाइड है उसमें कितने कार्बन है। यहाँ पर जो है फॉर्मेल्डिहाइड में कितने कार्बन है? 1 कार्बन। तो 1 कार्बन मीन्स क्या होता है? मेथेन। 1 कार्बन मतलब क्या हो गया आपका? हो गया मेथेन हो गया। तो क्या आपको ई को आप छोड़ दीजिए, उसके बदले आप जो है AL लगा दीजिए, तो क्या हो गया आपका? मेथेनल। इसका नाम क्या हो गया? मेथेनल हो गया, मेथेनल। उसी तरह से एसिटल्डिहाइड में, इसमें आप जो है कार्बन, कितने कार्बन? इसमें 2 कार्बन है, 1 और 2, है ना। तो 2 कार्बन वाला क्या हो गया? एथेन होता है, 2 कार्बन वाला।
है ना। ये वैसे भी देखो 11th क्लास का सब चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूँगा, अदरवाइज तो क्लास बहुत स्लो चला जाएगा, है ना। तो कुछ चीज़ों को आपको हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों को आता है, क्योंकि आप 12th क्लास में पहुँच चुके हैं। तो ये जो है 2 कार्बन है, मतलब क्या हो गया, एथेन का है। तो ये हो गया आपका एथेन, लिखिए उसको, और ई को आप छोड़ दीजिए और उसके बदले आप एल लग दीजिए, तो क्या हो गया आपका एथेनल, इसका नाम हो गया एथेनल। लेकिन जब ये तो उसका समान नहीं हो गया, लेकिन यदि सपोज यदि लॉन्ग चेन है, एक एग्जांपल भी लेता हूं मैं आपको, चलिए सपोज CH3 CH2 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 CHO ऐसा है ना। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और आपको यहाँ पर जो है नंबरिंग के लिए आप जो है सीधा CHO एल्डिहाइड का जो कार्बन है उसको आपको 1 नंबर ही देना है, क्योंकि कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो हम जो 11 12 और 12 की जो सिलेबस में उसके हिसाब से मैं बात करूंगा कि हमारे 11th और 12 में के जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड दोनों का कार्बन को आपको हमेशा नंबर 1 ही देना है। तो आपको और भी कुछ नहीं सोचना है, आप 1 नंबर दीजिए। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट 2 3 4 एंड 5 क्या हो गया, मतलब पेंटेन, ये हो गया आपका पेंटेन। ई को छोड़ दीजिए और एल लगा दीजिए, तो क्या नाम हो गया इसका, पेंटेनल। क्या हो गया, पेंटेनल। आईयूपीएसी नाम जब भी आता है कोशिश करेंगे आप इसको इंग्लिश में लिखने का, क्योंकि जो है उसमें हिंदी में लिखने से कई बार जैसे कोई इसको पेंटेनल ऐसे कर दिया स्पेलिंग के हिसाब से, है ना, तो फिर उस केस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए कोशिश बेहतर होगा कि आप जो है उसको आईयूपीएसी नेम को जो है इंग्लिश वर्ड सही आप जो है लिखो एग्जाम में भी, और इसी में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड का। अब बात करते हैं एरोमेटिक में। ये तो एरोमेटिक में जो इसका जो नाम होता है बेंजल्डिहाइड। इसका नाम है, जनरल नाम है बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड इसका आईयूपीएसी नाम भी माना जाता है। आईयूपीएसी नाम भी इसको बेंजल्डिहाइड ही माना जाता है, दोनों नाम चलता है। इसका बेंजल्डिहाइड कॉमन नाम में भी चलता है और बेंजल्डिहाइड में भी चलता है ना। तो ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गया। अब सपोज इसी में यहां पर लगा हुआ है OH, तब इसका क्या नाम हो गया, इसका आईयूपीएसी नाम बोला जाएगा। तो आप उसको जो है सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि आपने 11th क्लास में भी जो है बहुत सारे जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो है ऑर्डर दिया गया है ना, ऑर्डर दिया गया है, वरीयता क्रम दिया गया उसका कि कौन किसको जो है 2x ज़्यादा रहने से किसको पहले प्रेफरेंस देना है ना। तो प्रेफरेंस ऑर्डर वहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल जो आपके सिलेबस के हिसाब से बात करूँगा तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड वो नंबर 1 ही रहेगा, उसी को आपको प्रेफरेंस देना है। और एल्डिहाइड दिख रहा है यहाँ पर तो भी रहेगा, है ना। इसके अलावा एक और बीच बीच में जो है नाम दिख जाता है, कभी कभी आपका जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दिख जाता है सल्फोनिक ग्रुप का, जो सल्फोनेशन में, तो वो जब रहता है तो फिर वो भी उसको तो जो है हमेशा उसी का नाम मिलता है, सल्फोनिक एसिड के नाम से मिलता है। तो यहाँ पर जो है तो आपको यहाँ OH भी है तो आपको इसको फिनाल नहीं समझना है, ये एल्डिहाइड ही है। तो इसको क्या बोलेंगे, उसका मतलब प्रतिस्थापी के रूप में जो ब्रांच में साइड होता है उसको अलग से नाम लेते हैं। तो उसी तरह से प्रतिस्थापी इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। तो इसको जो है क्या बोलेंगे, इसको तो हाइड्रोक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ये 1 हो गया तो क्या हो गया 2, तो क्या नाम हो गया उसका आईयूपीएसी नेम में इसका 2 हाइड्रोक्सी, है ना, 2 हाइड्रोक्सी। और ये क्या है, ये बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसको बोलेंगे आईयूपीएसी नेम इसका। और सपोज यहाँ पर ये हो गया तो सपोज यहाँ पर CH3 है तो बोल देंगे 2 मेथिल बोल दीजिए इसको, 2 मेथिल बेंजल्डिहाइड बोल दीजिए इसको। तो इस तरह से जो है आईयूपीएसी नेम जो है आप करेंगे एल्डिहाइड का। अब चलते हैं कीटोन में। कीटोन में जो है सपोज यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल CH3COCH3। यहाँ कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है CO वो बीच में आएगा, साइड में नहीं आएगा, मतलब सॉरी बीच में आएगा, एकदम इंड में नहीं आएगा, है ना। तो बीच में आएगा मतलब वो जो है हमेशा नंबरिंग करेंगे तो उसको 1 नंबर तो कभी मिल ही नहीं सकता क्योंकि बीच में आ रहा है ना। तो तो सबसे पहले इसका यदि हम सामान्य नाम की बात करें तो क्या है इसका डाईमेथिल, है ना, डाईमेथिल कीटोन सामान्य नाम। जैसे उसके सामान्य नाम में लास्ट में एल्डिहाइड जोड़ते हैं सफिक्स रूप में, तो यहाँ पर भी सामान्य नाम में लास्ट में कीटोन ही लिखेंगे। तो
दो मेथिल ग्रुप है इसलिए डाई मेथिल कीटोन, है ना। सपोज यहाँ पर हो गया C2H5 हो गया, तो ये मेथिल हो गया और एथिल, तो मेथिल एथिल कीटोन। लेकिन यहाँ पर भी आपको मालूम है जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जब प्रतिस्थापित रहते हैं तो फिर वहाँ पर हम जो को अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अल्फ़ाबेट में मेथिल एम से शुरू होगा और मेथिल जो है ई से शुरू होगा, तो इसका सामान्य जो नाम होगा वो एथिल मेथिल कीटोन, ये इसका सामान्य नाम होगा एथिल मेथिल कीटोन। चलिए यहाँ पर ये भी ना होकर के यहाँ पर हो गया आपका जो है C6H5 हो गया, C6H5 हो गया, तो ये क्या है, ये फेनिल है, तो ये हो गया मेथिल और ये क्या हो गया फेनिल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये फेनिल मतलब पी बाद में आएगा, तो इस केस में क्या होगा मेथिल फेनिल कीटोन। तो इस तरह से जो है इसका जो है सामान्य नाम हो गई है। अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी नेम में। आईयूपीएसी नेम में आपको पुनः वही अब क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन की जो है सीरीज या श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला का हम चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सपोज यहाँ पर जो CH3 CO CH3 दिख रहा है ना, तो कार्बन यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि CO के दोनों साइड तो जो है सेम कार्बन है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो नंबरिंग है 1 2 3, यहाँ से करो 1 2 3, दोनों साइड से जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन मतलब जो CO वाला कार्बन है उसको सेम नंबर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर नंबरिंग का कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 3 कार्बन है मतलब क्या हो गया प्रोपेन, 3 कार्बन मतलब क्या हो गया आपका प्रोपेन, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको लास्ट जो ई को हटाना है और उसके बदले आपको लिखना है ONE, तो क्या हो गया इसका नाम प्रोपेनोन, क्या हो गया प्रोपेनोन इसका नाम हो गया। अब सब यहां पर जो है CH3 के बदले यदि C2H5 है ना, CH3CO C2H5, तो इस केस में अब इसका जो है सामान्य नाम तो खैर बताती हूँ। अब इसका आईयूपीएसी नेम जब करेंगे तो जो है क्या है, कार्बन की नंबरिंग किधर से करना है ना, क्योंकि ये जो C2H5 का एक्चुअल में ये जो एक्चुअल में C2H5 में पता क्या CH3CO CH2CH3 है, एक्चुअल में क्या वो C2H5 मतलब CH2CH3 है ना। अब यहाँ पर जो है जब कार्बन की अब नंबरिंग करेंगे, यहाँ से यदि नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 है ना, 1 2 3 और ये 4, इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 और ये 3 मिलेगा इसको, तो इधर से मैं राइट साइड से नंबरिंग कर रहा हूँ तो इसको 3 पोजीशन मिल रहा है, तो ज़्यादा हायर नंबर हो गया। तो आपको भी मालूम है कि जब भी जो है एक से ज़्यादा कहीं पर जो है प्रतिस्थापित रहता है उस केस में भी, या फंक्शनल ग्रुप रहता है उस केस में भी नंबरिंग हमेशा उधर से करते हैं जिधर से कम नंबर मिलता है। तो नंबरिंग का हमारा जो तरीका यहीं से जाएगा 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया 4 कार्बन मीन्स है ना, मतलब ब्यूटेन का हो गया ब्यूटेन। अब आपको ई को हटा देना है और उसके बदले क्या लगाना है आपको सफिक्स AL, तो क्या नाम होगा इसका ब्यूटेनल, सॉरी अभी कीटोन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप ONE ब्यूटेनोन इसका नाम हो गया। तो इस तरह से जो है इसका जो है नॉमेनक्लेचर। और यदि अब बाकी जो है चीज़ें आप बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया नॉमेनक्लेचर में इतना। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट जो नॉमेनक्लेचर के बाद अब हम पढ़ते हैं इसमें इसका जनरल मेथड नॉमेनक्लेचर के बाद नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल जो ग्रुप है उसकी नेचर की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है अब यहाँ पर जो है C डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका R और ये हो गया आपका H एल्डिहाइड में। अब हम पढ़ रहे हैं नेचर, ये जो कार्बोनिल जो ग्रुप है उसकी नेचर C डबल बॉन्ड O है उसकी नेचर क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों के बीच जो है डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है मतलब क्या है, एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो कंपल्सरी रहना ही रहना है, एक सिग्मा बॉन्ड ही होता है, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड में ओनली एक ही सिग्मा बॉन्ड रहेगा, बाकी सभी पाई बॉन्ड होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है कार्बन और ऑक्सीजन इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक ऐसा टर्म है जो बार बार केमिस्ट्री में यूज होता है ना। तो ये जो है वर्ड है, इसको जो अच्छी तरह से इसका मतलब आपको खैर पता भी है क्या है। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी या प्रवृत्ति, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आपको भी मालूम है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें सबसे हायर जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है ना। उसकी कितना माना जाता है, उसका 4, इसका कोई यूनिट नहीं होता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, है ना। बस एक कंपेरिजन कहते हैं, मतलब रिलेटिव कंपेरिजन करते हैं, रिलेटिव है ना, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो उसका क्या होता है, उसका 4 दिया गया है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट में ऑक्सीजन का ही होता है, सेकंड हाईएस्ट में, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें डिफरेंस बहुत है। इसलिए क्या करेगा वो, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन जो है अपनी ओर उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो उस केस में ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, पार्शियल क्या यहाँ का नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी वजह से जो एल्डिहाइड और कीटोन हैं, एल्डिहाइड और कीटोन ये जो है हाईली रिएक्टिव में आता है, हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पर जो है चार्ज हो जाते हैं। तो इस तरह से कार्बन पर जो है पार्शियल मतलब आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब ये जो है जो न्यूक्लियोफाइल जो रिजेंट है, ऐसा रिजेंट, या सिंपल भाषा में बात कर लें तो ऐसे अभिकारक जो वहां पर जाकर के जुड़ते हैं किसी दूसरे अभिकारक के साथ जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कम होता है ना। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। नेगेटिव चार्ज मतलब वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मतलब यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल ही आकर के अटैच होगा। और जो इलेक्ट्रोफाइल को यदि आकर के इसमें अटैच होना पड़ेगा, यदि सपोज इस कार्बोनिल में, तो ऑक्सीजन में आकर के जुड़ेगा। तो इस तरह से कार्बोनिल जो ग्रुप है उसमें कार्बन जो है न्यूक्लियोफाइल सेंटर है और ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है। तो ये हो गया इसकी रिएक्टिविटी बात करते हैं, रिएक्टिविटी। अब हम बात करते हैं इसकी जो है, अब एक कंपेरिजन कर लेते हैं, कंपेरिजन कि दोनों में से ज़्यादा किसका होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है जो कार्बोनिल जो ग्रुप है एल्डिहाइड कीटोन, इसमें मोस्टली जितने भी हम केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो पढ़ते हैं उसमें कार्बन को ही हम ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। कार्बन को, कार्बन के आधार पर ही जो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बनाया गया है ना। तो ऐसे नहीं कि ऑक्सीजन में भी होगा, लेकिन मोस्ट जो केमिकल रिएक्शंस है कार्बन को दृष्टिगत रखते हुए जो है बनाया गया है ना। तो जहाँ पर जो है ऐसा ग्रुप जो उस कार्बन की जो पॉजिटिव चार्ज को यदि इंक्रीज यदि करेगा तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगा, और यदि डिक्रीज करेगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इसमें जो है जनरली जो है 1 मार्क्स का टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। सपोज आपके पास दे दिया गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड दे दिया HCHO, एस्टेल्डिहाइड दे दिया गया CH3CHO, है ना, और आपका दे दिया एसीटोन दे दिया गया CH3COCH3। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, बोलेगा कि इसको जो है आप जो है इंक्रीजिंग मतलब रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करो, लिखो, ऐसे दे देगा। हाँ, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा हायर जो रिएक्टिव है वो होगा आपका ये फॉर्मेल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर R के बदले यहाँ पर क्या है, ओनली H है ना। रीजन क्यों अभी बताऊंगा उसके बाद वाला में। उसके बाद क्या है, ये CH3 है, सेकंड में किसका का CH3, क्योंकि यहाँ पर इसके बदले क्या है, यहाँ पर CH3 है ना। और यहाँ पर अच्छा इसको हाँ चलिए, यहाँ पर इस कर तो मैं, ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड में। यहाँ पर भी CH3 कर दूँ, CH3 तो एसिटाल्डिहाइड हो गया, है ना। और यहाँ पर भी दोनों साइड भी CH3 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो एसीटोन हो गया। क्लियर है, दोनों H है तो वो फॉर्मेल्डिहाइड है, ये CH3 है, और इधर H है तो एसिटाल्डिहाइड है, और इधर भी CH3, उधर भी CH3 तो एसीटोन है। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि ये जो CH3 जो ग्रुप होता है CH3, ये जो है +I इफेक्ट आ रहा है, +I मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, है ना, जिसको आप बोलते हैं उसको प्रेरणिक प्रभाव। क्या बोलते हैं उसको, मतलब धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर, रिपेल मतलब क्या, दूर करना, है ना। तो इस तरह से तो यहाँ पर जो है जो CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको पता है कोई भी जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन से ही बनता है ना। इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट, अब तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ते हैं, आपको मालूम है। तो कोवेलेंट जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन वो जो है ये रिपेलिंग ग्रुप है, अपने से दूर करता है, तो क्या रहेगा, वो कार्बन की ओर रहेगा, कार्बन की ओर रहेगा। तो कार्बन की ओर रहने से क्या होगा,
एक तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसकी ओर धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है। उस केस में क्या हो जाएगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है, मतलब सिंपल फॉर्म में उसकी जो क्षमता है पॉजिटिव चार्ज की, वो क्या कर देगा, वो कम कर देगा, है ना। अब स्टोन में बात करें, स्टोन में तो इसमें तो इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है ना, तो इधर जो है ये भी रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा। तो इस केस में कार्बन की जो पॉजिटिव चार्ज है और कम हो जाएगा, कार्बन की पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो इसमें कोई भी न तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है और न ही इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। तो मतलब जो सामान्यतः ऑक्सीजन और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है, उसके वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर जो आएगा, उसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी होगा रहेगा। अब सपोज यहाँ पर हो गया आपका CH3 हो गया एसिटाल्डिहाइड में, तो क्या एक मेथिल ग्रुप हो गया जो कि प्लस आई इफेक्ट वाला है, तो क्या करेगा, इसकी पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी इससे कम हो गई। अब यहाँ पर स्टोन में यहाँ पर दोनों साइड CH3 हो गया, है ना, तो ये भी इलेक्ट्रॉन तो कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन की जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करे, और कम कर रहा है, तो उसका मतलब उसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे हाई जो रिएक्टिव है फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद एसिटाल्डिहाइड और उसके बाद एसीटोन। एक चीज में याद रखना, इसमें तो आपको मैं सिर्फ मेथिल का समझाया हूँ, है ना। अब सपोज आपको यहाँ पर दे दिया गया C2H5CHO, इन दोनों में बताओ, CH3CHO, है ना, CH3CHO वर्सेस C2H5CHO, इन दोनों में तो जितना बड़ा जो है R जो ग्रुप है जितना बड़ा रहेगा, छोटा ग्रुप है तो उसकी रिपेलिंग पावर कम रहेगा, यदि बड़ा ग्रुप हो गया तो उसकी रिपेलिंग पावर जो है उतना ही ज्यादा रहेगा, है ना। तो CH3 एक ही कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है, C2H5 इसमें 2 कार्बन है, तो इसकी जो रिपेल करने की मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की क्षमता है इसके तुलना में इससे इसका ज्यादा है, इसलिए तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो रिएक्टिविटी है इसके तुलना में क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसमें मेन जो इस चैप्टर का जो प्रश्न जो आता है ना, तो खैर पूछा जाएगा, क्योंकि मेन इसमें क्या आपका इसमें जो केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस आपको जो है 2 जगह मिलेंगे, एक इसके प्रिपरेशन में और दूसरा इसका केमिकल रिएक्शंस में, है ना। और भी जो बताया गया है तो इस चैप्टर को समझने के लिए जरूरी है इतना नॉलेज, अदरवाइज हर चीज़ को खाली रटा नहीं जा सकता है, रटने के लिए भी कुछ ना कुछ ट्रिक चाहिए रहता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वैसे भी एक हिसाब से मैं बोलूँगा तो मतलब थोड़ा ट्रिक जानते हुए रटना पड़ता ही है ना, हमेशा, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे रिएक्शन तो ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर सेम रिएक्टेंट रहेगा, है ना, मतलब सेम अभिकारक रहेगा, लेकिन टेम्परेचर बस खाली टेम्परेचर पर डिफरेंस हो जाए तो प्रोडक्ट अलग अलग बदल जाता है ना। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों को जो है रटना ही पड़ता है, लेकिन समझ के रटना है ताकि वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में जो है स्टोर हो जाए। चलिए अब हम चलते हैं इसमें प्रिपरेशन में। तो प्रिपरेशन के अंतर्गत जो हम जो पढ़ेंगे उसको जो है सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। पहले जो ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं, उसके बाद जो मेथड्स पढ़ेंगे उसमें सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा। उसके बाद एक और जो टाइप पढ़ेंगे प्रिपरेशन की जिसमें सिर्फ कीटोन बनेगा, है ना, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर जो है चलते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले प्रिपरेशन में हम चलते हैं एल्कोहल से, सबसे पहले एल्कोहल से। ये जो है आप इसके पहले वाले चैप्टर में इसको पढ़े भी हो, वहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे ज़्यादा एक और अच्छा बात यह है, जो एडवांटेज है वो है कि यहाँ पर किसी केमिकल रिएक्शंस में जो भी रिएक्टेंट या अभिकारक है और जो भी प्रोडक्ट है, उत्पाद है ना, तो जितने भी अभिकारक है, जितने भी उत्पाद है, उसी एक केमिकल रिएक्शन को उन सब के लिए पढ़ा जाता है, सिर्फ एक ही केमिकल रिएक्शन को, है ना। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आप जानते हो, आप जो एस्टरिफिकेशन है, तो एस्टरिफिकेशन में एस्टर भी है, एल्कोहल भी है और एसिड भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसी रिएक्शन को आप 3 जगह पढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे चीज फायदा हमको ये मिलता है केमिकल रिएक्शंस में कि जो है एक केमिकल रिएक्शन को हम सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं तो यहाँ पर बनाने का मेथड सबसे पहले हम करते हैं एल्कोहल से। तो एल्कोहल से बनाने के लिए यहाँ पर जो है 2 मेथड जो है आपके हमारे 12 के बुक में दिया गया है। पहला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब उसका ऑक्सीकरण करना है, ऑक्सीकरण। अब आपको मालूम है जब भी कहीं पर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण आ गया
तो वहाँ पर कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। उसी तरह से जब कहीं पर भी रिडक्शन आ गया या अपचयन हो गया तो वहाँ पर कोई ना कोई है ना रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचायक रहेगा या ऑक्सीकारक रहेगा ऑक्सीडेशन है तो आपको हमेशा उसको वहाँ पर मेंशन करना ही पड़ता है। और आपके सबसे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब भी बात आती है तो क्या क्या आता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, K2Cr2O7 KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है ना। और आपको यहाँ पर जो है क्रोमिक ऑक्साइड मिलेगा कई बार CrO3, ये भी आपको कई जगह मिलेगा। हाँ लेकिन ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये दोनों आपको किसी केमिकल रिएक्शन में याद नहीं आ रहा है क्या है तो आप लिख दीजिए उसको, इस दोनों में से किसी को लिख दीजिए, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम परमैंगनेट तो आपको पता है पिछले आप चैप्टर में 12 में पढ़ चुके हो, ये तो इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला है कि वो तो एसिडिक नेचर में भी, अल्कलाइन नेचर में भी और न्यूट्रल नेचर तीनों कंडीशन में जो है वो जो है ऑक्सीडाइजिंग उसका पावर कैपेसिटी है उसकी, है ना। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वापस आ जाइए। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, सपोज यहाँ पर हमने ले लेते हैं एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन होना है तो ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट के लिए, और उसी तरह से जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है ना रिएक्टेंट या विकारक के लिए। तो इस रिएक्शन में एक्चुअल में ये जो है डिहाइड्रेशन है ये रिएक्शन। इसको तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन को समझना है आपको, तो इसका एक ट्रिक होता है। बहुत सारे रिएक्शन तो इस आधार पर बन जाते हैं, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट बन जाता है कि उसका बाई प्रोडक्ट क्या है ना। तो इसमें जो बाई प्रोडक्ट है इसमें क्या कर रहे हो आप जो है एक सिंपल, अच्छा ये बता दूँ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कोई इसका मैकेनिज्म नहीं है ना, किसी केमिकल रिएक्शन को याद करने का जो एक तरीका है और कुछ नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या करें, आप इसको हटा दीजिए, वाटर को हटा दीजिए, तो क्या बचा आपके पास CH3 बचा है, CH3 और C बचा है और H बचा है ना, और ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाएगा तो CH3CHO, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया एसिटाल्डिहाइड, है ना। उसी तरह से यदि हम जो है ये तो ले हमने प्राइमरी एल्कोहल लिया, यदि हम सेकेंडरी एल्कोहल यदि लेंगे, हाँ जैसे कि यहाँ पर जो है ना, जैसे कि यहाँ पर ले लिया हमने CH3CH2OH, ये सेकेंडरी एल्कोहल है ना, सेकेंडरी एल्कोहल। इसका नाम क्या है, इसका आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल इसका नाम है ना। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो वहाँ पर जो है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, आप जो टिक बताओ उसके हिसाब से आप वाटर रिमूव कर दीजिए, और जो ऑक्सीजन है उसको आप ऐड कर दीजिए। तो क्या आपका प्रोडक्ट क्या बना, आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, तो आपका प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर C+O कीटोन। तो देखिए इसके पहले बारे में आपका एथिल एल्कोहल जब लिए, एथिल एल्कोहल मतलब प्राइमरी एल्कोहल, जब भी कोई प्राइमरी एल्कोहल लेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल में आपको सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल तो उस केस में क्या बनेगा, वहाँ पर जो है आपका कीटोन बनेगा। क्लियर है। तो इस तरह से एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें हम एल्कोहल का ही पढ़ेंगे। एल्कोहल का जो है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन से मतलब यहाँ पर कैटालिस्ट है ना, कैटालिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन को ऐड करना, और डिहाइड्रोजिनेशन मतलब डी वर्ड लग गया, डी प्रीफिक्स लग गया, मतलब उसका अपोजिट होता है वो, है ना। तो डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को हटाना, तो है ना। तो सपोज हिंदी में बात करेंगे तो हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजन को ऐड करना, और विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन को हटाना, इस तरह। तो यहाँ पर क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन है मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना है ना। तो यहाँ पर जैसे कि ले लिया, यहाँ पर एथिल एल्कोहल ले लिया CH3CH2OH, है ना। ये कैटालिटिक है, मतलब यहाँ पर कोई कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो यहाँ पर इस्तेमाल होता है कॉपर, और इसमें कोई टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ता है, टेम्परेचर का 200-300 डिग्री सेल्सियस के आसपास, है ना, टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ती है। तो कॉपर के साथ तो क्या होगा, यहाँ पर क्या करें, ओनली हाइड्रोजन बस हटेगा। तो ओनली हाइड्रोजन हटेगा मतलब क्या होगा, आपको ये इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, तो क्या बचा आपके पास CH3, और फिर क्या बचा है C और O और H। तो COH नहीं लिख रहे हैं, उसको आप अरेंज करके लिखिए, अरेंज करके तो CHO,
है ना। उसी तरह से जो है यदि सेकेंडरी एल्कोहल हो गया CH3 CH3CHOH, ये सेकेंडरी हो गया, है ना। ये जो भी कैटेलिटिक होगा मतलब कॉपर के साथ, तो फिर क्या करना है, वापस से आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है, हाइड्रोजन रिमूव करना है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया +H2, है ना। तो हाइड्रोजन गैस रिमूव करेंगे तो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन हटा दीजिए और ये हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो क्या बन गया H2 बन गया। तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपका CH3CO, मतलब क्या बन गया आपका, ये कीटोन बन गया, एसीटोन, है ना। तो इस तरह से कुछ ट्रिक फॉलो करते हुए जो है केमिकल रिएक्शन को आप जो है याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाता है, और बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। फिर हमने इसमें चलते हैं नेक्स्ट मेथड में हम चलते हैं फ्रॉम एल्कीन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कीन से, है ना। एल्कीन में जो है एक रिएक्शन है, इसका नाम है ओजोनोलिसिस, एल्कीन्स में। अब एल्कीन्स क्या है ना, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो सबसे अच्छा जो इजी जो एल्कीन्स हम ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, एथीन ले लेते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओजोनोलिसिस में तो क्या करना, ओजोन ऐड करना, है ना। ओजोन हम इसमें हम ऐड करेंगे, ओजोन को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो गया आपका O3 ओजोन। तो जो है आप एक एडिटिव मतलब योगात्मक उत्पाद बनाइए, सबको किसी को हटाना, रिमूव नहीं करना, कोई भी एटम यहाँ से हटेगा नहीं, सबको मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाना है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जिसका नाम है ओजोनाइड। उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ओजोनाइड। और उस प्रोडक्ट को बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हमको ऐड करना है। अच्छा, 3 ऑक्सीजन ऐड करना है तो आपको बता देता हूँ मैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली, वो तो खैर हर जगह इस्तेमाल होता है जो आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली जो है आपको ज़्यादा नहीं, कुछ जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट की आपको वैलेंसी हमेशा पता होना चाहिए, वैलेंसी, क्योंकि जब तक आपको वैलेंसी का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप जो है कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला तो जानोगे, उसका नाम भी जानोगे, सब जानोगे, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला आप नहीं लिख सकते, इसलिए आपको वैलेंसी का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं तो आपको तो कार्बन की हमेशा क्या रहेगा, 4, तो कार्बन के साथ उस चारों हमेशा आपको 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। ऑक्सीजन की कितना होती है, हमेशा 2, हाइड्रोजन कितना होती है, हमेशा 1, क्लोरीन या कोई भी हेलोजन आ गया तो हमेशा 1, नाइट्रोजन हमेशा 3, है ना। तो ये कुछ जो एलिमेंट्स है जिसका कभी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब कोवेलेंट जो कंपाउंड है उसमें कभी वो बदलता नहीं है ना। तो जब तक तो आपको वैलेंसी का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप, क्योंकि कोई भी फार्मूला आपके पास तो हजारों फार्मूला है, हजारों फार्मूलों को आप रट नहीं सकते, है ना। आपको यदि कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है तो आपको वैलेंसी का ज्ञान है, फंक्शनल ग्रुप का ज्ञान है, तो आप उसका स्वतः जो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला आप लिख सकते हैं। चलिए वापस आ जाइए यहाँ पर से, है ना। ओजोन यहाँ पर तो क्या करना है हमको, यहाँ पर जो है यहाँ पर बीच का जो बॉन्ड है, ये बीच का बॉन्ड इसको हम ब्रेक कर देंगे, तो ये आपका हो गया CH2 अलग हो गया, यहाँ पर CH2 अलग हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3, इस कार्बन की वैलेंसी 3 हो गई, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन को जोड़ेंगे दोनों के साथ, तो आप कितना हो गया यहाँ पर, इस कार्बन की वैलेंसी सॉरी, है ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, 2 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना, इसका भी 2 हाइड्रोजन और एक जो है इस ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना, अभी 3 है ना। अब एक ही ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ है, ओजोन में 3 है, तो एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ और एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, इस कार्बन की भी वैलेंसी 4 हो गई, 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 हाइड्रोजन का 4, उसी तरह यहाँ पर भी, लेकिन इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई, लेकिन इस ऑक्सीजन की ओनली 1 है, इसका भी 1 है, तो क्या होगा, दोनों को अभी ऐड कर दो, इसी का नाम है ओजोनाइड। इसको क्या बोलते हैं, ओजोनाइड बोलते हैं इसको। हाँ, ये जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब देखिए यहाँ पर जो है यदि आप सिर्फ ये आपको पता है तो इसको आप रट नहीं सकते, कि फार्मूला को कोई रट नहीं सकता, इस फार्मूला को कैसे बनाए वो आपको पता होना चाहिए, तो वो ट्रिक से आता है और वैलेंसी के ज्ञान से आता है। अब क्या करना है इसको, इसका जो है अब क्या करते हैं, इसका एक प्रोडक्ट है, जब ओजोनोलिसिस करते हैं, ओजोनोलिसिस तो क्या करते हैं, इसका जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के थ्रू उसको तोड़ना, हाइड्रोलिसिस करना मतलब वाटर के थ्रू, वाटर मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हुए उसको ब्रेक करना, तोड़ देना, है ना। तो ये होता है जिंक के प्रेजेंस में, तो जिंक और H2O यहाँ पर इस्तेमाल होगा। इसका जो बाई प्रोडक्ट है, इस जब भी यहाँ पर रिएक्शन, चाहे यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ो चाहे कोई भी चैप्टर में पढ़ो, जब भी आप ओजोनोलिसिस पढ़ोगे यही ट्रिक काम करेगा कि आपका जो ये जो है इसमें बाई प्रोडक्ट हमेशा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो H2O तो यहाँ पर है, तो एक ऑक्सीजन कौन सा लेगा, इस वाला ऑक्सीजन को ले लेगा। तो पहले लिख देता हूँ बाई प्रोडक्ट को, H2
O2, ये बाई प्रोडक्ट हो गया। तो अब क्या बचा, ये वाला पोर्शन बचा है ना, और ये वाला पोर्शन बचा, ये प्रोडक्ट है। अच्छा, वाला पोर्शन क्या बचा यहाँ पर, CH2 और ये ऐसा है जो बचा वाला पोर्शन। तो अभी आपको बताया हूँ वैलेंसी का ज्ञान, वैलेंसी का ज्ञान के हिसाब से आप इसको वैलेंसी बनाइए। ऐसे कि नहीं कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, वैलेंसी के ज्ञान है तो आपको एग्जैक्ट सही प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ जो है 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन हो गया। और क्या है, कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। अब उसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ ऐसे रोटेट करके, ये जो है ना, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी ओनली 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी ओनली 1 है। तो जब ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 है तो आप आपको पता है वैलेंसी कितनी होती है उसकी, हमेशा 2। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया ये HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड है। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ, सेम उसी तरह से HCHO मतलब 2 मोलिकुल्स जो है फॉर्मेल्डिहाइड का बनेगा, 2 मोलिकुल्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है ओजोनोलिसिस रिएक्शन के थ्रू जो है ये आपका ये बन गया। अच्छा, इसी में अब सपोज आपको चाहिए कीटोन बनाने की मेथड देख लेते हैं ताकि आपका ये जो रिपीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लेते हैं कीटोन बनाने के लिए CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और ये हो गया CH3। ये वाला हम एल्किन ले लेते हैं, है ना। सिंपल वही है, ओजोनोलिसिस के लिए O3। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको एक ऑक्सीजन को रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोनों साइड को जोड़ दीजिए। अब बच गए 2 ऑक्सीजन और, तो एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ। अब दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 करने के लिए दोनों को भी आप किसी से बॉन्ड बना लीजिए, तो हो गया आपका ओजोनाइड हो गया। अब इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, इसका रिएक्शन जिंक के साथ वाटर इस्तेमाल करते हुए इसका हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब जल अपघटन करना है जिंक का इस्तेमाल करते हुए, तो है ना। तो उस केस में क्या होगा, आपका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा H2O2। तो H2 पहले से है तो ऑक्सीजन ये ले लेगा, तो क्या बचा, ये सब हट गया। तो ये इतना जो है एक प्रोडक्ट होगा और सेम वही वहां पर भी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, CH3 दोनों जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ, है ना, और यहाँ पर इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। तो वैलेंसी का यदि आपको ज्ञान होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो रही, ओनली 1, और कार्बन की 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया आपका, ये कीटोन बन गया, एसीटोन। सेम चीज यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर कितने मोलिकुल्स बनेगा, 2 मोलिकुल्स जो है एसीटोन के बनेंगे। तो इस तरह से आप नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड में फ्रॉम है ना, फ्रॉम एल्किन हो गया। अब पढ़ते हैं फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस में जो है, अब जो है एल्काइंस में जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो आपका हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइंस। एल्काइंस में यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस्तेमाल होगा वाटर का। इसका जो है हाइड्रेशन आप एल्काइन बोलते हैं, या एल्काइन का जल योजन, मतलब जल या वाटर मोलिक्यूल्स में योग करना है, योजन, जल योजन है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन जो होता है, मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 और H2SO4, मेन ये है HgSO4, इसके प्रेजेंस में होता है रिएक्शन। तो क्या करना बताया आपको मैं, जल योजन मतलब एडिटिव प्रोडक्ट ऐड करना है आपको, हाइड्रेशन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर मोलिक्यूल्स को ऐड करना है। तो जब वाटर मोलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो वाटर मोलिक्यूल्स में क्या है आपका H2O मींस HOH स्पेशली सकता हूँ। तो ए है ना, तो एक ये जो 2 पार्ट हो गया H और OH। तो H को एक कार्बन के साथ आएगा और OH जो है दूसरे कार्बन के साथ जाएगा। तो क्या बन गया आपका ये CH2 डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था। अब इसमें कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड करना पड़ेगा, है ना। सॉरी, यहाँ पर CH आएगा, यहाँ पर है ना। प्रोडक्ट क्या बन गया आपका ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये OH। ये भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसका नाम है विनाइल एल्कोहल। क्या नाम है इसका, नाम है विनाइल एल्कोहल। हम जो भी एल्कोहल पढ़ते हैं जनरली सब में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही होता है, कार्बन कार्बन के बीच। यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, मतलब ये एल्केन से बना हुआ एल्कोहल नहीं, एल्किन से बना हुआ एल्कोहल है।
है ना, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। खैर ऐसा चीज़ों का हम बहुत कम रेयर केस में कभी कभी जब आता है तब पढ़ते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आ गया तो उसका नाम हर किसी को पता होना चाहिए, है ना, तो विनाइल अल्कोहल, है ना। अब विनाइल अल्कोहल जब बनाया तो इसमें क्या होगा, इसमें एटम्स का होगा रीअरेंजमेंट, मतलब पुनर्विन्यास। इसमें जितने भी एटम्स हैं यहाँ पर जो है एटम का पुनर्विन्यास अरेंजमेंट ऐसे होगा कि यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा। तो एल्डिहाइड बनने के लिए क्या, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, है ना, ये हाइड्रोजन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो क्या बन गया वो CH3, और यहाँ क्या बचा CHO। अब उसके बीच बॉन्ड डबल बॉन्ड लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, अब चेक करेंगे तो, है ना। तो एक्चुअल में, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया CH3 CHO। तो इस तरह से जो है बन गया आपका जो है एसिटाल्डिहाइड बन गया, एसिटाल्डिहाइड। अब इसी एग्जांपल में यदि मैं ले लूं एग्जांपल, इसी में यदि सपोज मैं लेता हूं एग्जांपल ये इसका CH3 CH CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम होगा इसका नाम, है ना, 1 2 3 प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन। अब इसके प्रोपाइन हो गया, है ना, 1 प्रोपाइन। हाँ खैर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कोई किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो है उसका जो भी रिएक्टेंट है उसका नाम आप जो जानते हो तो जरूर वहाँ लिख देना चाहिए। हाँ चलिए वापस आ जाए यहाँ पर जो है H2O, है ना, वही कंडीशन HgSO4 और H2SO4 ये सब रहेगा। हाँ आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर HOH, तो HOH के